हेलो एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ न्यू चैप्टर के साथ। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। निशा कुछ बोल पाती उससे पहले ही वैष्णवी जी का गुस्सा फूट पड़ा। अरे, खुद की जिंदगी तो तुमने पहले ही आग लगा रखी थी। उनकी आवाज़ में गुस्सा था। पर अपनी बेटी का घर तो छोड़ देती। रिया की सांस अटक गई। डायन भी ससुराल से निकलती है तो घर छोड़ कर जाती है। वैष्णवी जी ने तीखे शब्दों में कहा। और तुम माँ होकर भी ऐसा करती हो। निशा पूरी तरह हक्का बक्का रह गई। मॉम, आप क्या कह रही हैं? रिया घबरा गई। वो तुरंत बीच में आ गई। नहीं दादी, मम्मी ने कुछ नहीं किया होगा। उसने जल्दी से कहा। प्लीज़, आप गलत मत समझिए। वैष्णवी जी ने अचानक अपना हाथ उठाया। रिया की बात वहीं थम गई। तुम चुप रहो रिया। उनकी आवाज़ भारी थी। तुझे कुछ नहीं पता रिया। रिया की आंखें फैल गई। लेकिन आज वैष्णवी जी ने निशा की तरफ देखते हुए कहा। आज सारी सच्चाई सामने आएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। निशा का चेहरा सख्त हो गया। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वैष्णवी जी ने गहरी सांस ली और फिर कहा। आज मैं बताऊंगी कि इस औरत की सच्चाई क्या है। कमरे की दीवारों में जैसे उस पल को सुन्न हो गई, क्योंकि जो सच बाहर आने वाला था वो सिर्फ रिया को नहीं, पूरे घर की नींव हिला देने वाला था। निशा ने वैष्णवी जी की बात सुनते ही एक कदम पीछे लिया। उसकी आवाज़ में झंझलाहट थी, साथ ही एक अजीब सी घबराहट भी। मॉम प्लीज़, उसने सख्त लहजे में कहा। आप मेरी और मेरी बेटी के बीच मत बोलिए, ये हमारा मामला है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसकी नज़र कभी अपनी माँ पर जाती तो कभी अपनी दादी पर। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। वैष्णवी जी ने निशा की तरफ देखा, धीरे लेकिन बहुत गहराई से। उनकी आवाज़ों में अब सिर्फ गुस्सा था, बल्कि शालों से दबा हुआ दर्द भी था। तुम्हारी बेटी? उन्होंने ठंडी लेकिन काटती हुई आवाज़ में दोहराया। शायद तुम भूल गई हो निशा। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। जब ये सिर्फ 1 महीने की थी तब तुम इसे छोड़कर चली गई थी। रिया की सांस रुक गई। अपने बिजनेस के पीछे। वैष्णवी जी का स्वर और भारी हो गया। अपने पैसों के पीछे और अपनी आज़ादी के पीछे। निशा के चेहरे का रंग उड़ गया। मॉम, ऐसा नहीं है। चुप। वैष्णवी की आवाज़ अब पहली बार ऊंची हुई। सच को तोड़ मरोड़ कर मत बोला करो तुम। उन्होंने रिया की तरफ हाथ बढ़ाया, उसे अपने पास खींच लिया। जिस रात ये तेज बुखार से तप रही थी, उनकी आवाज़ भर्राने लगी। जिस रात डॉक्टर ने कहा था कि बच्ची को संभालना मुश्किल है, तब तुम कहाँ थी? रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे वो रात याद थी, पर दादी की आवाज़ में वो रात आज भी जिंदा थी। मैं थी वहाँ, मैंने संभाला था अपनी बच्ची को। वैष्णवी जी ने कहा। पूरी पूरी रात इसे सीने से लगाए बैठी थी, इसकी हर सांस गिनती थी मैं। उन्होंने निशा की तरफ देखा। और तुम तब भी अपने मीटिंग्स में बिजी थी। निशा के होठ कांपे।
लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। इसलिए आज जब तुम कहती हो ना मेरी बेटी। वैष्णवी जी ने रिया के सर पर हाथ रखा। तो सुन लो, ये तुम्हारी नहीं। रिया ससक पड़ी। दादी, ये मेरी पोती है, ये मेरी पोती है। सुना तुमने? वैष्णवी जी की आवाज़ में अब गर्व और दर्द दोनों था। उन्होंने रिया को अपने सीने से लगा लिया। मैंने इसे पाला, मैंने इसे रोता देखा, गिरते देखा, उठते देखा। उसकी हर टूटन मेरी गोद में थी। निशा की आंख भी भर आई, लेकिन उसके चेहरे पर अब सख्त पर्दा था। आप मुझे गलत समझ रही हैं मॉम, उसने धीमे स्वर में कहा। मैंने जो किया वो मजबूरी थी। वैष्णवी जी ने सर झटका। मजबूरी? माँ होना मजबूरी नहीं होता निशा, वो जिम्मेदारी होती है। कमरे में भारी खामोशी छा गई। रिया दादी से लिपटी हुई थी, जैसे अब वही उसके लिए सब कुछ हो। उसके दिल में एक साथ दो दर्द थे, एक माँ को खो देने का और दूसरा सच का, जो अब उसके सामने बेपर्दा खड़ा था। और वैष्णवी जी आज सिर्फ दादी नहीं, आज वो सच की आवाज़ थी जिसे सालों तक दबा कर रखा गया था। वैष्णवी जी की आवाज़ कमरे में गूंज उठी, भारी, कड़वी और सालों से दर्द से भरी हुई। ठीक है, उन्होंने सख्ती से कहा। मान लिया कि तब तुम्हारी मजबूरी थी। निशा ने राहत की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन वो सांस पूरी होने से पहले ही टूट चुकी थी। पर अब वैष्णवी जी ने एकदम आगे बढ़ी। अब जो तुम इसके साथ कर रही हो वो किस मजबूरी में है निशा? उन्होंने रिया की तरफ इशारा किया। इसकी ज़िंदगी से खेलना, इसके रिश्ते तोड़ना, ये भी मजबूरी है। निशा कुछ बोल पाती उससे पहले ही वैष्णवी जी का स्वर और तीखा हो गया। और इससे पहले जो तुमने अयान के साथ किया, एक पल का ठहराव मेरे बेटे के साथ किया, वो क्या था? अयान नाम सुनते ही रिया चौंक गई। उसकी आंखें फैल गई, दिल जोर से धड़क उठा। अयान। उसकी नज़र सीधे दादी पर टिक गई। दादी, आप क्या कह रही हो? वैष्णवी जी ने उसकी तरफ देखा, बहुत गहरी नज़र से। हाँ, उन्होंने बिना किसी हिचक के कहा। मुझे सब पता है रिया। निशा घबरा गई। मॉम प्लीज़ ये सब मत कहिए, उसने जल्दी से कहा। आप बात को बिगाड़ रही हैं। वो आगे बढ़ी जैसे वैष्णवी जी को रोकना चाहती हो, लेकिन वैष्णवी जी की आंखों में ऐसा गुस्सा था कि निशा वहीं ठिठक गई। आज नहीं। वैष्णवी जी की आवाज़ में फैसला था। आज सवाल मेरी पोती की ज़िंदगी का है। उन्होंने रिया का हाथ थाम लिया मजबूती से। मैं हर बार चुप रही हूँ। उनका स्वर भर्राया हुआ था, लेकिन इस बार नहीं। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी। वैष्णवी जी ने उसकी तरफ देखा। अब आवाज़ में गुस्सा नहीं, दर्द था। रिया बच्चे, उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ जो ये तुम्हारे सामने खड़ी है ना, ये औरत एक नंबर की लालची है। निशा का चेहरा सख्त हो गया। मॉम, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा? वैष्णवी जी ने हंसी खोखली थी। ज़्यादा हो गया है।
ज़्यादा तो तब हुआ था जब इसने अयान को छोड़ा था। रिया का दिल बैठ गया। छोड़ा? हाँ, वैष्णवी जी ने बिना नज़र हटाए कहा। जब अयान ने इसके सामने अपने असूल रखे थे, जब उसने पैसों के आगे झुकने से मना कर दिया था, उन्होंने निशा की तरफ देखा। तब इसने अयान को नहीं चाहिए था। कमरे की हवा भारी हो गई। पैसों के चक्कर में वैष्णवी जी की आवाज़ कांपने लगी है। इसने अयान को छोड़ दिया और तुम्हारे पापा से शादी कर ली। तो आखिर क्या होने वाला है आगे? या वैष्णवी जी की बताई बातों को सुनकर रिया सब खत्म कर देगी अपनी माँ के साथ? और अब कैसे फेस करेगी अयान को रिया? जानने के लिए सुनते रहिए Falling for My Ex Daughter, and thank you for listening. Please share your reviews.